Hello, students. Welcome to the sixth lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक बार पिछले लेक्चर की कुछ बातों को हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एनाटॉमिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हो गया एडिनोहाइपोफाइसिस, एक हो गया न्यूरोहाइपोफाइसिस। फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस 7 हॉर्मोन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किया जाता है। एंड फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन को स्टोर किया जाता है एंड उसका सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और बात कहा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होंगे। टोटल ये जो 9 हार्मोन्स है 7+2 जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है, ये 9 तरह के हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के होंगे। ठीक है, अब सुनिए, जो एडिनोहाइपोफाइसिस हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो फर्दर दो हिस्सों से बना होता है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस जो है इससे 6 हार्मोन्स का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हम हर एक हार्मोन को डिटेल में अभी समझेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। अब पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो देखो यहाँ से एक हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किया जाता है जो कि है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ऑलराइट। तो एडिनोहाइपोफाइसिस से टोटल 7 हार्मोन का सिक्रीशन एंड सिंथेसिस किया जाता है। अब आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पे। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, बताओ? पार्स नर्वोसा की, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की। पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस में हम पार्स नर्वोसा की बात करते हैं, यानी कि हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब सुनिए, जो हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसमें दो हार्मोन को स्टोर किया जाता है एंड सिक्रीट किया जाता है जो कि वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम होता है एडीएच। अच्छा, ये दोनों हार्मोन बनते कहाँ हैं? तो ये दोनों हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है वो इन दोनों हार्मोन को बनाते हैं और फिर उसी न्यूरॉन के एक्सॉन द्वारा ये जो दोनों तरह के हार्मोन हैं ये कहाँ जाते हैं? पार्स नर्वोसा में। ठीक है, ऑलराइट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं और वहाँ पे ये स्टोर होते हैं और फिर इनका सिक्रीशन किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पार्स डिस्टालिस वाला हिस्सा का जो 6 हार्मोन है इनके बारे में समझते हैं। पहले लेट्स स्टार्ट विथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ठीक है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। ठीक, एफएसएच हम इसे कहते हैं शॉर्ट में। ऑलराइट, ये किन पे अपना इफेक्ट शो करता है? ये अपना इफेक्ट शो करता है गोनैड्स पे, यानी कि मेल में तो ये टेस्टिस पे अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और फीमेल में ये ओवरी पे अपना इफेक्ट शो करेगा। ओवरी एंड टेस्टिस दोनों क्या है? गोनैड है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? गोनैड पे अपना इफेक्ट शो करता है। अब मेल के अंदर तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, उसको करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। और फीमेल के अंदर रेगुलेट करेगा oogenesis को। यानी कि इन जनरल मैं कह सकता हूँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, गैमेट्स के फॉर्मेशन को। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, फीमेल के अंदर oogenesis हो गया। ये जब आप क्लास 12th में जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ोगे ना तो वहाँ पे और अच्छे से आपको पूरा समझ में आएगा ये चीज़। अभी तो यहाँ पे मैं आपको बस फैक्ट की तरह समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको वहीं समझ में आएगा क्लास 12th में। ठीक है, तो मेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में भी कहाँ पे, कौन से रीजन में? तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर आपका टेस्टिस में ये जो रीजन है सेमिनिफेरस टिब्यूल, वहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। उसको रेगुलेट कौन करेगा? एफएसएच। ठीक है, एफएसएच रेगुलेट करेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब oogenesis कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर। अब सुनो, फीमेल के अंदर इन फीमेल्स एफएसएच स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है, ओवरी में पाया जाता है। इसके ग्रोथ को और इसके डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कौन करेगा, प्रमोट कौन करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल क्या है ये सब चीज़ आप आगे समझोगे, बस अभी के लिए यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से याद रख लो। ऑलराइट, चलिए जब क्लास 12th में जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना फिर से आपको वहाँ पे समझाया जाएगा, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक तरीके से याद रख लो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ल्यूटेनाइज, देखो एफएसएच की बात हो गई, अब एलएच की बात कर रहे हैं। ये भी किस पे काम करते हैं? गोनैड्स पे। ठीक है, ऑलराइट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी गोनैड्स पे काम करते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों गोनैड्स पे काम करते हो, तो इन दोनों को गोनैडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये दोनों एफएसएच और एलएच क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे एक्टिविटी ऑफ गोनैड्स, मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी, तो इसीलिए इन दोनों को गोनैडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में क्या करते हैं? मेल में लेडिक सेल्स को, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, इनके ऊपर ये एलएच एक्ट करेंगे। एलएच अपना इफेक्ट किस पे शो करेंगे? लेडिक सेल्स, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, जो कि टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, तो एक्ट ऑन लेडिक सेल्स, या जिसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स इन टेस्टिस, एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ अ मेल सेक्स हार्मोन नोन एज एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स है, ठीक है, इनको स्टिमुलेट करेगा, किस लिए? ताकि ये जो लेडिक सेल है ये सिंथेसिस कर सके और सिक्रीशन कर सके एक मेल सेक्स हार्मोन का, जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन नोन एज एंड्रोजन कराएगा कौन? एलएच, बाय स्टिमुलेटिंग द लेडिक सेल्स। ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन द लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स का एक और नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। इसीलिए एलएच को मेल के अंदर, एलएच का एक और नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि सिंथेसिस एंड सिक्रीशन हो सके मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का। इसीलिए एलएच को मेल के अंदर, एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेल के अंदर। अब आते हैं फीमेल्स पे, इधर आ जाता हूं मैं। ठीक है, चलिए फीमेल्स में देखिए एलएच हार्मोन क्या करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का पूरा प्रोसेस आप 12th में समझोगे। तो ये क्या करता है? एलएच क्या करता है? इंड्यूस करता है, प्रोमोट करता है ओव्यूलेशन ऑफ, एवोल्यूशन बोल दिया, ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होते हैं, और ओव्यूलेशन के समय क्या करेगा, मतलब एलएच क्या करेगा? ओव्यूलेशन इंड्यूस कराएगा, ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, एंड आफ्टर ओव्यूलेशन ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, इससे क्या फॉर्म होता है? इससे फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम, और उस कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने का काम करता है ये एलएच। तो एलएच क्या करा रहा है फीमेल के अंदर? ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है ओव्यूलेशन को। किसके ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन को ऑफ अ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ऑलराइट, और क्या करेगा? मेंटेन करेगा जो आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म करता है क्या? कॉर्पस, यहां लिख देता हूं कॉर्पस ल्यूटियम। देखो आप रीडिंग करो, आपको समझ में आ जाएगा। और इस कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। देखो इन फीमेल एलएच मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि फॉर्म्ड होता है, फॉर्म फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बचे कुछ हिस्सों से फॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो आपका ग्राफियन फॉलिकल्स था, इसके बचे कुछ हिस्सों से बनता है क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बताओ समझ में आ रहा है ना? एलएच और एफएसएच का फंक्शन समझ में आया? किस पे एक्ट करेंगे? गोनैड्स के ऊपर एक्ट करेंगे, इसलिए इन्हें गोनैडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिए, तो अभी तक हमने स्टूडेंट पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन की बात हमने कर ली, एफएसएच एंड एलएच। अब तीसरा हार्मोन जो पार्स डिस्टालिस का है, यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का तीसरा हार्मोन है, वह है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट में हम टीएसएच कहते हैं। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना इफेक्ट किस पे शो करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करवाता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाता है थायराइड हार्मोन का।
ठीक है, स्टिमुलेट करेगा, प्रोमोट करेगा कि सिंथेसिस हो और सिक्रीशन हो थायराइड हार्मोन्स का। तो इसके लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके अपना इफेक्ट शो करेगा, और वो इफेक्ट क्या है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। चौथा जो आपका हार्मोन है पार्स डिस्टालिस का, वो है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में ACTH कहते हैं। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको कहा था जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर पाए जाएंगे, कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसा लगता है किडनी टोपी पहना हुआ है। ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड होगा। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसके हार्मोन किस नेचर के होंगे? स्टेरॉयड नेचर के होंगे, और उनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और अपना इफेक्ट शो करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। क्या इफेक्ट शो करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है जो कि स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, जिन्हें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, इन हार्मोन्स के सिंथेसिस को एंड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, चलिए आगे। पांचवा हार्मोन आपका पार्स डिस्टालिस का वो है प्रोलैक्टिन, जिसको हम शॉर्ट में PRL कहते हैं। इसका एक और नाम होता है मैमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, या इसको हम लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, या इसका एक और नाम होता है लैक्टेशन हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा मिल्क का। ठीक है, प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए, इसीलिए इसे हम लैक्टेशन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, लैक्टोजेनिक हार्मोन है। चलिए आगे अब सुनिए, एक क्विक रिवीजन करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, क्विक रिवीजन आपका करवाऊंगा। अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा? 5 हार्मोन। पहला FSH, दूसरा LH, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा प्रोलैक्टिन। अब ये सारे हार्मोन किसके हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के। और ये अपना टारगेट या इफेक्ट किसके ऊपर दिखाएंगे? इफेक्ट ऑन गोनैड्स। पहला जो 2 है ये तो गोनैड्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा, मैंने आपको बोला था। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना इफेक्ट शो करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अपना इफेक्ट शो करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और प्रोलैक्टिन अपना इफेक्ट शो करता है मेमोरी ग्लैंड्स पर। ठीक है, ऑलराइट। तो सुनो, यहां पर एक चीज मैंने क्या कहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने कहा था ना ये मास्टर ग्लैंड होते हैं। क्यों कहा था? क्योंकि ये देखो दूसरे ग्लैंड्स के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरे ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड है। अच्छा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? बताओ, हाइपोथैलेमस। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये तो 5 तरह के हमने पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स पढ़े, और ये पांचों के पांचों पार्स डिस्टालिस के हार्मोन है, पार्स डिस्टालिस के। ठीक है, 1 बज गया, टोटल 6 था ना, 1 बज गया, राइट। 5 तो हमने देख लिया, वो एक क्या है? वो एक है ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए अगले स्लाइड में हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में समझते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट, जो छठा हार्मोन है पार्स डिस्टालिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, इसके बारे में समझते हैं। इसे शॉर्ट में GH कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम होता है सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, STH भी कहा जाता है शॉर्ट में। ऑलराइट, आप तो ग्रोथ हार्मोन ही याद रखो, NCERT में जितना है उतना ही याद रखो, ज़्यादा नाम याद करके क्या फ़ायदा, NCERT में जितना है वही याद रखना। अब सुनो, ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी कि प्रोमोट करता है फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी। आपके बॉडी के फिजिकल ग्रोथ को प्रोमोट करेगा, यानी कि इट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? मसल्स और बोन्स पे, और आपका बॉडी का फिजिकल ग्रोथ को प्रोमोट करेगा। सुनिए, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ह्यूमंस में 3 तरह का ग्रोथ होता है। एक होता है फिजिकल ग्रोथ, एक होता है मेंटल ग्रोथ, और एक होता है सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, जिसमें गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल ग्रोथ के समय। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। तो
आफ्टर बर्थ ह्यूमन के अंदर कितने तरह का ग्रोथ होता है? 3 तरह का। फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड उसके बाद आपका सेक्सुअल ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये ह्यूमंस में फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके मेंटल ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, ग्रोथ हार्मोन आपके सेक्सुअल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट नहीं करेंगे। ह्यूमन के अंदर 3 तरह का ग्रोथ होता है ना, ठीक है। उन 3 में से जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिर्फ एक तरह के ग्रोथ को ही स्टिमुलेट करेगा, विच इज फिजिकल ग्रोथ। लिख देता हूं यार, लिख देता हूं। एक फिजिकल ग्रोथ होता है, एक मेंटल ग्रोथ होता है, एक सेक्सुअल ग्रोथ होता है ह्यूमंस के अंदर आफ्टर बर्थ। मेंटल ग्रोथ के ऊपर जीएच अपना इफेक्ट शो नहीं करता, सेक्सुअल ग्रोथ को भी प्रमोट नहीं करता है जीएच, लेकिन ये जो जीएच है आपके बॉडी के फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कि मसल्स और बोन्स पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे। इट प्रोमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एनाबॉलिज्म कराएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। देखो आपको पता है आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए, मसल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटीन का ज़रूरत है। जिम जाते हो ना तो देखते हो ना, जिम जाते हैं तो वो लोग मसल्स को बढ़ाने के लिए प्रोटीन शेक पीते हैं। तो नेचुरली आपके बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोमोट कौन कराता है? ग्रोथ हार्मोन, ताकि आपके मसल्स और बोन्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ठीक है। फैट का ब्रेक डाउन करेगा, जो एडिपोज टिश्यू में जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि लाइपोलाइसिस को बढ़ा देगा एडिपोज टिश्यू में, और इंड्यूसेस एटीपी प्रोडक्शन। अब जब फैट का ब्रेक डाउन होगा तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी, यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, बढ़ा देता है लाइपोलाइसिस को एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू जो होता है उनमें फैट प्रेजेंट होता है, इट कंटेन फैट्स, ठीक है। तो उसका लाइपोलाइसिस कराएगा और एनर्जी बना के देगा आपको, ठीक है, ताकि आपके बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। चलिए आगे। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन देखिए क्या करता है, ये ना जो ग्लूकोज का अपटेक है वाया सेल, ठीक है, ऑलराइट। जो आपका जो लीवर है, ठीक है, फैटी हो गया लीवर, तो उसमें क्या करेगा? ग्लूकोज के अपटेक को रोक देगा। जो फैटी सेल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज के अपटेक को रोक देगा। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ताकि आपकी जो सेल है वो ग्लूकोज को ना ले पाए, ठीक है। बॉडी सेल ग्लूकोज को ना ले पाए, सेलुलर अपटेक को रोक देगा, तो जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगी। भाई ब्लड से ही तो सेल में ग्लूकोज जाता है, ठीक है। अब सेल का जो ग्लूकोज अपटेक था उसको रोक दिया गया, तो ये ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, देयरफॉर इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल, देयरफॉर इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, जिसके कारण से क्या होता है? सो इट इज कॉल्ड डायबेटोजेनिक हार्मोन, ठीक है। डायबिटीज कॉज करा देगा, ऑलराइट। हाइपरग्लाइसेमिक होता है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, हम कह सकते हैं इसको हाइपरग्लाइसेमिक। हाइपर मतलब क्या? ज़्यादा हाई, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल क्या कर देगा? ब्लड में ज़्यादा कर देगा, इसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है एक तरीके से ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसे हम डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं विच इज रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, 3 डिसऑर्डर्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन के ऊपर नीचे होने के कारण से हो सकता है, ठीक है। आपके बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ऊपर नीचे हो गया तो 3 तरह के डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है, जिसे हम एटेलियोसिस भी कहते हैं। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म कब होता है? कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। जब आप चाइल्डहुड एज में होते हो, जब आप बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑलराइट, यानी कि मान लो 8 से 11 साल की उम्र, ठीक है, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस के समय क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी हो गया आपके बॉडी में तो उसके कारण से पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो जाता है, एटेलियोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है 8 से जो 11 साल का जो बच्चा है उनमें हाइट रुक जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना, जिन्हें हम बौने कहते हैं, राइट, वही हो गया, ठीक है, बौने लोग जो होते हैं। तो क्या हो गया? पिट्यूटरी डॉर्फिज्म हो गया। जो ग्रोथ हार्मोन था, जितना होना चाहिए था, जितना बनना चाहिए था, उतना बन नहीं रहा है चाइल्डहुड के समय, ठीक है,
ऑलराइट, या एडोलेसेंस के समय, ऑलराइट। तो इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगला है जाइगैंटिज्म। जाइगैंटिज्म क्या है, देखो, चाइल्डहुड के समय सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। दोनों चाइल्डहुड के समय होता है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एंड जाइगैंटिज्म, ठीक है। बस पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से बौने हो जाते हैं, बच्चे जो हो जाएंगे बौने हो जाएंगे, ऑलराइट। और जाइगैंटिज्म में क्या होगा, एक्सेस सिक्रीशन, ओवर सिक्रीशन, कुछ ज़्यादा ही सिक्रीशन हो जाएगा बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, जिसके कारण से हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जाइंट बट प्रोपोर्शनेट एंड इम्बैलेंस्ड बॉडी। आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो बैलेंस जो है थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो जाता है बॉडी। लेकिन जो हाइट बढ़ती है, जो ग्रोथ होता है ना आपके बॉडी में, बस मसल्स का और बोन का, वो प्रोपोर्शनेट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका एक पाँव लंबा हो गया दूसरा पाँव हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ एक हाथ का ग्रोथ हो गया दूसरा हाथ छोटा रह गया, नहीं, प्रोपोर्शन होता है एकदम। हर बॉडी का हर एक हिस्सा जो है जैसे जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से बढ़ता है, ठीक है, इक्वली बढ़ता है, प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, ग्रोथ। ऑलराइट, तो जाइगैंटिज्म जैसे ये देखो, ये देखो, ये कितना लंबा आदमी है, ठीक है, ऑलराइट। चाइल्डहुड में, जब भी अपने चाइल्डहुड में रहा होगा, तो इसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गई होगी, जिसके कारण से ये चाइल्डहुड में बहुत लंबा हो गया होगा, जाइगैंटिज्म, ठीक है, ऑलराइट। और अब इसका यहाँ पे क्या है, इसका अब आफ्टर एडोलेसेंस पिक है। ये मत समझ लेना कि अरे ये तो बड़ा सा आदमी है, अरे जब ये चाइल्डहुड, अब कभी ना कभी तो छोटा रहा होगा ना, तो चाइल्डहुड के समय इसके अंदर क्या हुआ होगा, एक्सेस सिक्रीशन हो गया होगा ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो देखो, हाइट बढ़ी है तो पाँव पाँव एक पाँव बड़ा है तो दूसरा ही बड़ा है, एक हाथ बड़ा है तो दूसरा ही बड़ा है, ऐसा नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हुआ है। लेकिन बॉडी जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो जाती है, राइट, चलते समय थोड़ा लाइक होता है इम्बैलेंस वैसा, ऑलराइट। चलिए अब बात करते हैं एक्रोमेगाली की, कॉज ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जीएच इन एडल्ट स्टेज आफ्टर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद आदमी मेच्योर हो गया, मतलब बच्चा मेच्योर हो गया, अब आदमी बन गया है, ठीक है, एडल्ट हो गया है, 18 साल के ऊपर हो गया है, ठीक है। और उस समय अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन्स ऑफ फेस, हैंड्स एंड फीट। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है। कैसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हो किसी को देख के कि ये इसको एक्रोमेगाली की कंडीशन है, आप देखोगे कि उसका जो बोन्स है ना, फेस का जो बोन है, उसमें वो उसका साइज बढ़ गया और डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ा, ठीक है। हैंड्स जो है, हैंड्स के जो बोन्स है और फीट के पाँव के जो बोन्स है, वो डिसप्रोपोर्शनेट वे में क्या हो गए, बड़े हो गए साइज में, इंक्रीज इन साइज। तो गोरिल्ला की तरह आदमी दिखने लग जाता है। देखो, जूम कर देता हूं मैं, देखो, फेस का जो बोन है उसका साइज बढ़ गया, हाथों का जो बोन है उसका साइज बढ़ गया, तो ठीक है, एक गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है। ये जाइगैंटिज्म और ये आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने डिसऑर्डर्स की बात की, ग्रोथ हार्मोन की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट, चलो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पार्स डिस्टालिस के 6 हार्मोन्स के बारे में डिटेल में जान लिया, ठीक है, एफएसएच, एलएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। अब हम आते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्स इंटरमीडिया वाले पार्ट पे, जो कि एक हार्मोन का सिक्रीशन एंड सिंथेसिस करता है, जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो चलिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में डिटेल में समझते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पार्स इंटरमीडिया द्वारा सिंथेसाइज एंड सिक्रीट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझाने से पहले मैं आपको एक सेल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है मेलानोसाइट सेल। मेलानोसाइट सेल क्या होता है, सुनो। मेलानोसाइट सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि कंटेन करते हैं एक पिगमेंट जिसका नाम है मेलानिन पिगमेंट। मेलानोसाइट सेल कंटेन ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट। अब देखो, मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं मेलानोसाइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। आपके स्किन का जो कलर है, जो पिगमेंटेशन है, वो मेलानोसाइट सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपका जो हेयर कलर है, बहुत लोग का देखना काला होगा बाल, जैसे मेरा बाल काला है, बहुत लोग का भूरा होता है, ठीक है। आइरिस ऑफ आई, बहुत लोग का देखोगे जो आंखों का जो आइरिस होगा नीला रंग का होता है, हम कहते हैं उसका आई देख नीला रंग का है, ठीक है। और मेरा जैसे ब्राउन है, बहुत लोग का ब्लैक होता है, राइट। चलिए, सब दिख रहा है क्या यहाँ पे?
हटाओ छोड़ो। तो मेलानोसाइट सेल जो होता है ये मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हेयर एंड आइरिस ऑफ आई। अब होता क्या है देखो, जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि आपके पार्स इंटरमीडिया यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है, वो एक्ट करता है ऑन मेलानोसाइट सेल, ठीक है, मेलानिन कंटेनिंग सेल। इसके ऊपर अपना इफेक्ट शो करेगा ये एमएसएच, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और क्या करेगा, रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, आपके स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा। इट कॉजेज डिस्पर्सल ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स इन द सेल्स एंड कॉजेज डार्कनिंग ऑफ कलर, ठीक है। जैसे इस मेलानोसाइट सेल के ऊपर ये एमएसएच अपना इफेक्ट शो करता है, क्या होता है देखिए, ये जो मेलानोसाइट सेल है इसमें ये सारे जितने भी ग्रेन्यूल है ये डिस्पर्स हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके वजह से जो आपकी जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाती है, डार्कनिंग, ठीक है, डार्कनिंग, ऑलराइट, डार्कन्स, आपकी जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाएगी, ठीक है। तो जो जो लोग जिनका जो क्या कहते हैं उसको, थोड़े कैसे कहूँ उसको मैं, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसका होता है, डार्क स्किन कलर होता है जिनका, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, बिकॉज उनके जो मेलानोसाइट सेल है उनके ऊपर ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपना इफेक्ट शो करेंगे, और जिसके वजह से क्या होगा, जितने भी ये ग्रेन्यूल्स है जो पिगमेंट कंटेन कर रहे हैं ये सब पास आ जाएंगे, ऑलराइट, पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्किन की कलर है वो डार्क हो जाएगी एंड कॉजेज डार्कनिंग ऑफ कलर, ठीक है। अब देखो एक और आगे चलकर, अभी नहीं, ठीक है, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा मैं जा रहा हूँ, आगे चलकर मैं आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ाऊंगा। पीनियल ग्लैंड भी एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन भी क्या करते हैं, मेलानोसाइट सेल के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। एमसी मतलब मेलानोसाइट सेल, इसके ऊपर ये मेलाटोनिन अपना इफेक्ट शो करेंगे। अब मेलाटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड ने सिक्रीट किया, ये मेलाटोनिन क्या करते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उल्टा काम करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करेगा, जितने भी छोटे छोटे ग्रेनुल है इनको दूर दूर ऐसे पूरा स्प्रेड कर देगा, जिसके वजह से जो स्किन की कलर होगी वो लाइट हो जाएगी, लाइट एंड कलर। तो मैं कह सकता हूँ कि मेलाटोनिन हार्मोन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर मेलानोसाइट सेल पे काम करता है तो जो आपकी स्किन की कलर है वो डार्क हो जाएगी, और अगर मेलाटोनिन हार्मोन ये अगर मेलानोसाइट सेल के ऊपर काम करता है तो जो स्किन की कलर है वो लाइटन हो जाती है। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लेकिन मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था, आगे चलकर हम पीनियल ग्लैंड के बारे में डिटेल में समझेंगे। बस यहाँ पर आपको मैंने एक क्या कर दिया, कंपैरिजन करके बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड मेलाटोनिन हार्मोन बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो स्टूडेंट हमने एडिनोहाइपोफाइसिस के टोटल 7 हार्मोन्स की बात कर ली। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस के जो 2 हार्मोन हैं जो कि बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में। स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा। तो चलो पहले वैसोप्रेसिन के बारे में नहीं, पहले ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं, फिर वैसोप्रेसिन के बारे में जानेंगे। चलो तो देखो बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। अब सुनिएगा ध्यान से, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल, ये आपके बॉडी के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेंगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स होती है, आपके विल पावर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप स्मूथ मसल्स को, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन, और उसके कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगी, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पार्स नर्वोसा, ठीक। चलिए, इन फीमेल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स अ विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, विगरस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन जिसे हम कहते हैं, डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, पार्चुरेशन के समय विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस के मसल में, ठीक है। और साथ ही साथ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। देखिए क्या होता है, जो फीमेल्स है ना, फीमेल्स इनमें ऑक्सीटोसिन के कई नाम होते हैं। ऑक्सीटोसिन को चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ,
ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पे जो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है, और जो पार्चुरेशन है वो ईजिली हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीटोसिन बड़ा हेल्पफुल है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्मूथ मसल जो होते हैं यूटेरस के स्मूथ मसल, उस पर अपना इफेक्ट शो करता है और कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूटेरस के मसल्स का, ताकि चाइल्ड बर्थ अच्छे से हो सके। तो इसीलिए फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन को हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, लेबर पेन लेबर इंड्यूस कराता है। ठीक है, लेबर पेन होता है यानी कि इट इज़ एन इंडिकेशन कि अब पार्चुरेशन का समय आ गया, अब चाइल्ड बर्थ का समय आ गया। तो लेबर पेन को क्या करेगा, इंड्यूस कराएगा। ऑलराइट, तो लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। देखो, आफ्टर बर्थ जो बेबी है उसको खाना पीना भी तो है, फीड भी करना है, तो ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ या कुछ ऐसा जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीड कराना होता है, ब्रेस्ट फीड। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, जो मैमरी ग्लैंड्स है, मदर का जो मैमरी ग्लैंड है, उसमें प्रेजेंट जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ताकि जो मिल्क इजेक्शन हो वो हो सके। और मिल्क इजेक्शन जब होगा तो बेबी क्या करेगा, ब्रेस्ट फीड करेगा। ठीक है, ऑलराइट, बेबी मस्त एकदम न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी ना, और कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ जो है उनको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, तो मस्त अपना ब्रेस्ट फीड करेगा। जब ऑक्सीटोसिन मदर के अंदर क्या करेगी, एल्वियोलाई में कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, मेमरी ग्लैंड के एल्वियोलाई में कॉन्ट्रैक्शन कराएगी और मिल्क इजेक्शन कराएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, इसका ज़्यादातर रोल, बहुत मेजर रोल फीमेल्स के अंदर ही होता है। मेल के अंदर ऑक्सीटोसिन होता है क्या? देखो, मेल के अंदर बहुत बहुत माइन्यूट अमाउंट में ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं मेल के अंदर एकदम नहीं होगा, होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन इसका मेजर रोल ह्यूमंस के अंदर फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिए स्टूडेंट, बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर और रिलीज किए जाने वाला दूसरा हार्मोन, जिसका एक और नाम है एडीएच। ठीक है, वैसोप्रेसिन जिसका एक और नाम है एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय वही हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। सुनो, वैसोप्रेसिन मेनली एक्ट्स ऑन किडनी, किडनी के ऊपर ही अपना इफेक्ट शो करेंगे, एंड स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल टिब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ठीक है, नहीं समझ में आया? सुनो, यहाँ पे मैंने किडनी का एक पार्ट बनाया, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ठीक है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे वहाँ डिटेल में समझ में आएगा, अभी के लिए सुनो। नेफ्रॉन का ये जो हिस्सा है, इससे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो हिस्सा है इससे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला हिस्सा, और ये जो लंबा सा ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, इसके थ्रू यूरिन फ्लो करता है। अब सुनिए क्या होता है, डीसीटी एंड सीडी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से फ्लो होने वाला यूरिन से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है एडीएच, यानी कि वैसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा, जिसके वजह से क्या होगा, वाटर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। अरे देखो ना, आप खुद देखो, यूरिन से एडीएच क्या करता है, यूरिन से क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यूरिन में H2O, यूरिन में वाटर का क्या करा देगा, लॉस करा देगा, वाटर का लॉस, यूरिन में वाटर का लॉस। ऑलराइट, और ब्लड में वाटर इंक्रीज करा देगा। भाई, यूरिन से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके ब्लड में ही तो डालोगे उस वाटर को, तो ब्लड में वाटर का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देगा, और यूरिन में जो वाटर का अमाउंट है उसको घटा देगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ यूरिन को और कंसंट्रेट कर देगा, कंसंट्रेट कर देगा यूरिन को। राइट, यूरिन से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करके ब्लड में छोड़ देगा उस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। ठीक, तो यानी कि एक तरीके से क्या करा रहा है एडीएच, मैं कह सकता हूँ एडीएच सर वाटर लॉस को रिड्यूस करा रहा है। ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन।
ठीक है। और ये जो लॉस ऑफ वाटर है ना थ्रू यूरिन, हैंड राइटिंग कैसा बन रहा है जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना। ये जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू यूरिन, इसे ही हम कहते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस, ठीक है, डायूरेसिस। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसे हम कहते हैं डायूरेसिस। और इसी डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, तो इसलिए नाम पड़ गया एंटी डायूरेसिस हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन का नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्यों पड़ा? क्योंकि जो वाटर का लॉस है थ्रू यूरिन, जिसे हम डायूरेसिस कहते हैं, इसको प्रिवेंट करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये। वैसोप्रेसिन इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो वैसोप्रेसिन है, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो गया, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन, यानी कि कम सिक्रीशन, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो उसके वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है ह्यूमन के अंदर। ये कैसे होगा? सुनो, इसको अच्छे से समझो। देखो क्या होता है, एडीएच क्या कराता है सर? प्रिवेंट कराता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। अब ये जो है इसका सिक्रीशन कम हो गया, तो जो लॉस ऑफ वाटर था थ्रू यूरिन, ये अब नहीं होगा, तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि अगर एडीएच रहता तो इस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को क्या करता? रिड्यूस करता। लेकिन अब एडीएच का ही सिक्रीशन कम है, तो जो लॉस ऑफ वाटर था थ्रू यूरिन, यानी कि जो डायूरेसिस था, वो बढ़ गया। ठीक है, विल इंक्रीज, जिसके वजह से क्या होगा, जो ह्यूमन है उसको बार बार यूरिनेशन आएगी, बार बार वो यूरिन जो है उसको क्या करेगा, मतलब एक्सक्रीट करेगा, यूरिनेशन होगा। इसको हम कहते हैं पॉली यूरिया कंडीशन। पॉली यूरिया कंडीशन, बार बार यूरिनेशन होना। ठीक है, बार बार सुसु करने जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो बढ़ गया है। पहले तो भाई वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा था क्योंकि एडीएच कर दे रहा था वो, लेकिन अब ईडीएच का ही हाइपोसिक्रीशन हो गया, तो लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, तो पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाएगी। पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाएगी, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस पॉलीयूरिया कंडीशन लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि डायबिटीज इंसिपिडस को करवाता है, लेकिन इसका मेजर क्राइटेरिया क्या है? एडीएच का कम सिक्रीशन होना। ठीक है, ऑकर्स ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन। एडीएच कम हो गया, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन कम हो गया, यानी कि जो पर्सन है वो बार बार यूरिन को रिलीज करेगा, राइट, बार बार यूरिन को रिलीज करेगा, ऑलराइट। तो उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया कंडीशन, जिसके कारण से बार बार वाटर का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, एंड दिस पॉलीयूरिया कंडीशन विल लीड्स टू डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने टोटल 9 तरह के हॉर्मोन्स के इफेक्ट को समझा। क्या शानदार लेक्चर था, मस्त मज़ा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में। ठीक है चलिए, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है पूरा समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ मैं अब आपसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।